एलिस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में काम करने वाली लड़की थी, लेकिन एक दिन अचानक ही एक वायरस लीक हो जाता है जिसके कारण शहर के सारे लोग अपनी जान गंवा रहे थे। उस वायरस के चपेट में पूरा शहर आ गया, लेकिन मुश्किल तो ये थी कि वो पूरी तरह मरे नहीं। लेकिन जिस कंपनी ने उस वायरस को बनाया, उसके लीक हो जाने से वे खुद को किसी महफूज जगह ले जाते हैं, ये सोचते हुए कि वो सेफ होंगे, लेकिन वे वायरस उनको भी नहीं छोड़ता। एलिस कंपनी से इसी बात का बदला लेती है, लेकिन वो जिस प्लेन में होती है वो भी क्रैश हो जाता है, जिसके चलते एलिस भी कुछ वक्त तक ठीक से नहीं चल पाती। दुनिया में चारों तरफ बस अफरा तफरी मची होती है। यह एक ऐसे कहर की शुरुआत थी जो पूरे कायनात को खत्म करने वाला था। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी बात तो यह थी कि जो लोग इस टी वायरस के लिए जिम्मेदार थे वे कहीं जा छिपे। उन्हें लगा कि वे अपने हाईटेक किले में महफूज थे, पर वो गलत थे, क्योंकि एलिस जब टी वायरस के शिकार में आती है तो उसकी स्ट्रॉन्ग डीएनए होने के कारण वह उस वायरस से लड़ लेती थी, या फिर यूं कहें कि वायरस उसे अफेक्ट करने की जगह उसे एक नई शक्ति दे देता था। और उसकी शक्ति के बल पर एलिस उस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ऊपर अटैक करती है, जिसमें एलिस की सेना में एलिस के ही अपने अपने वेरिएशंस होते हैं जो कि एक साथ एकजुट होकर हमला करते थे। कहानी का मेन विलन होता है चेयरमैन वेस्कर, जिसके कहने पर उसके सभी लोग हर वक्त उसकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। लेकिन जब एलिस अपने सभी वेरिएंट्स के साथ अटैक करती है तो वहाँ कोई भी नहीं बचता। पर हर बार जीत एलिस की हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ती थी। लेकिन इससे उसका कुछ नहीं जाता था, क्योंकि जिस भी एलिस को वेस्कर के ट्रूप्स मारते थे वे सभी एलिस के वेरिएंट्स होते थे, इसलिए एलिस को मारना उनके लिए काफी मुश्किल होता था। इसी बीच वेस्कर समय का फायदा उठाते हुए एक प्लेन में बैठता है और निकल पड़ता है अपनी जान बचाकर। पर वो ये भूल जाता है कि जिस प्लेन में वो जा रहा है उसमें उसकी ही मौत उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि उस प्लेन में एलिस होती है जो काफी समय से वेस्कर का नामो निशान मिटाना चाहती थी। तो मौका देखते ही वो उस पर अटैक करती है। लेकिन वेस्कर भी काफी चालाक होता है। वो समझ जाता है कि कोई तो है जो उसके पीछे आ रहा है। वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एलिस है। वो बिना समय गंवाए एक इंजेक्शन उठाता है और एलिस को इंजेक्ट कर देता है। इस इंजेक्शन में एक सीरम होता है जिसे अगर किसी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसके अंदर के टी सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, और कुछ ऐसा ही एलिस के साथ होता है। उसके अंदर तेजी से ये सीरम अपना असर करना शुरू करता है और धीरे धीरे करके एलिस अपनी सारी शक्तियों को खो देती है। लेकिन जब ये दोनों आपस में ही लगे हुए थे तभी प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 6 महीने बाद, यानी कि बीच में 6 महीने का एक काफी लंबा गैप होता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो 6 महीने के बाद वो असर एलिस के चेहरे पर भी हमें देखने को मिलता है। जब ये लीप खत्म होता है तो अगले ही शॉट में हमें दिखाया जाता है कि एलिस किसी आर्केडिया नाम की जगह पर जा रही होती है, इस आस में कि कहीं से कोई मदद मिले। लेकिन ये सब छलावा होता है। आर्केडिया नाम की कोई जगह होती ही नहीं। लेकिन ये बातें एलिस को नहीं पता थी। लेकिन जब एलिस वहां जाती है तो उसे सारी चीजें और क्लियर हो जाती है। तभी उस पर पीछे से अटैक होता है। लेकिन अब तक एलिस को ये समझ नहीं आता कि जिस लड़की ने इस पर अटैक किया है उसने ऐसा किया क्यों। तो जब उजाला होता है तो एलिस उसका चेहरा देखती है, तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो क्लियर है। तो जब ये टी वायरस तेजी से फैल रहा था तो क्लियर, एलिस एंड के मार्ट की एक पूरी टीम होती है जो एक बिल्डिंग के सारे लोगों को आर्केडिया नाम की जगह पर ले जा रहे होते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन से उन्हें ये पता चलता है कि दूर किसी जगह पर आर्केडिया नाम की जगह है जहाँ पर सारे अनअफेक्टेड लोग सुरक्षित हैं। लेकिन ये आर्केडिया नाम की जगह सिर्फ एक धोखा होता है। ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, और ये सारी चीजें एलिस को तब पता चलती है जब वो वहाँ खुद जाती है। जब एलिस क्लेयर को और ध्यान से देखती है तब पता चलता है कि उसके चेस्ट पे अजीबोगरीब चीजें लगी होती है जो कि एक तरह से इंजेक्शन का काम करती है, और थोड़ी थोड़ी देर पर एक सीरम इंजेक्ट करती है जिसके कारण वो अपनी सारी यादें भूल जाती है। इसलिए तो उसने बिना कुछ सोचे समझे ही एलिस पर अटैक कर दिया था। लेकिन एलिस मामले की गंभीरता को समझती है और क्लेयर को अपने साथ प्लेन में ले जाती है। अब क्योंकि क्लेयर अपने सही हालात में नहीं थी तो वो उसे उसके हाथ बांधकर प्लेन में बैठाती है और वो वहां से निकल जाते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। जब वो ऊंची वादियों में एक आस की तलाश में उड़ते हैं तभी एलिस एक डेट मेंशन करती है। वो अपने कैमरे पर कहती है 6 मई शाम के 6 बजे, लॉस एंजलिस फरिश्तों का शहर। लेकिन अब तक वहाँ कोई दिखा नहीं, और ये हाल बताता है कि वहाँ का नज़ारा बद से बदतर हो चुका है और वो यहाँ से बस किसी भी तरह से निकलना चाहती थी। लेकिन तभी उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ बड़े बड़े अक्षरों पे हेल्प लिखा होता है। लेकिन उससे भी पूरा मंजर था उस बिल्डिंग के आसपास का नज़ारा, क्योंकि उस बिल्डिंग के चारों तरफ भयानक से दिखने वाले जीव रहते थे, और वो भी टी वायरस से इन्फेक्टेड। वो अपनी सारी सोचने समझने की शक्ति खो चुके होते हैं। वे बस एक जिंदा लाश की तरह एक दूसरे से बर्ताव करते हैं और एक दूसरे को मारने में उतावले होते हैं। जब एलिस ये नज़ारा अपनी आंखों से देखती है तो उसे खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर कोई इस हालात में कैसे जिंदा बच सकता है।
लेकिन वो बिना कोई वक्त ज़ाया किए तुरंत ही उस बिल्डिंग पर लैंड होने का इशारा देती है। बिल्डिंग की छत पर हमें 4 लोग नजर आते हैं। एक है किम, जो कि एक बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर का असिस्टेंट है। दूसरा होता है लूथर फेस्ट, जो जाना माना मॉडल है। एक लड़की भी वहाँ मौजूद होती है जिसका नाम होता है क्रिस्टल, और एक होता है प्रोड्यूसर। वे सभी ये आस लगाए बैठे होते हैं कि जो भी पायलट प्लेन उड़ा रहा है उसे आर्केडिया ने भेजा है, लेकिन होता है पूरा उल्टा, क्योंकि जिस प्लेन को वो आर्केडिया का समझ रहे थे उसे असल में एलिस उड़ा रही थी। लेकिन एलिस प्लेन को फर्स्ट मूव में ही लैंड नहीं कराती, वो प्लेन को बिल्डिंग के चारों ओर घुमाती है। तभी बिल्डिंग में खड़े लोग उसे पागल कहने लगते हैं कि ये आखिर ऐसा कर क्यों रही है। तभी एंजल कहता है कि ये पागल नहीं है, यह हमें सिग्नल दे रही है कि ये प्लेन को लैंड कराने वाली है। तभी वो लोग सारी तैयारियां करने लगते हैं ताकि एक सेफ लैंडिंग हो सके। कुछ समय बाद एलिस प्लेन को हार्डली लैंड कराती है और सेफली एलिस और क्लियर बिल्डिंग की छत पर लैंड हो जाते हैं। जब एलिस और उन सभी के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है तब क्रिस्टल एलिस से पूछती है कि तुम आर्केडिया से आए हो ना। एलिस तुरंत ही शॉक हो जाती है कि आखिर इसे आर्केडिया के बारे में कैसे पता। तब लूथर क्लेरिफाई करता है कि उन्हें भी रेडियो में एक सिग्नल मिलता था कि किसी दूर दराज में आर्केडिया नाम की जगह है जहाँ सभी लोग काफी सुरक्षित हैं। लेकिन एलिस सारी चीजों से पहले ही वाकिफ थी और उन्हें कहती है कि तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। पहली तो ये कि वो आर्केडिया से नहीं है, और दूसरी बात ये कि जिस आर्केडिया आइलैंड की वो बात कर रहे हैं ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा काफी डिसअपॉइंटेड फील करने लगते हैं। लेकिन लूथर अपनी समझदारी दिखाता है और एलिस से बात करता है और उसे समझाता है कि हमें पिछले 1 हफ्ते से उनकी काफी सारी रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही है। हमने लाइट के थ्रू उन्हें सिग्नल भी भेजने की कोशिश की पर कुछ हुआ नहीं, इसलिए तो जब तुम यहाँ आई तो हमें लगा कि उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। इतना सब सुनते ही एलिस कहती है कि लाइट से सिग्नल, ये सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँचने वाला क्योंकि वो आर्केडिया अलास्का में है और अलास्का यहाँ से काफ़ी दूर है। तब लूथर उसे कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये आर्केडिया कोई आइलैंड नहीं है बल्कि एक शिप है। अगर यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो। एलिस अपने माइक्रोस्कोप से देखती है तो उसे एक बड़ी सी शिप नजर आती है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा होता है आर्केडिया। फिर एंजल उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वही रिकॉर्डिंग होती है जो एलिस को आती थी। फिर क्लेयर और एलिस ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसे भी करके उस जहाज तक पहुंचना होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, उस बिल्डिंग में जो भी घटना घट रही होती है उसे कोई आसानी से सुन सकता था और वो सारी जानकारी पा सकता था कि एलिस कहाँ है, कहाँ जा रही है और उस बिल्डिंग में कौन कौन मौजूद है। इतना सब होते ही एलिस और क्लेयर बिल्डिंग के बेसमेंट में जाते हैं क्योंकि अब तक की सबसे सुरक्षित जगह वही होती है। लेकिन ये भी सच नहीं होता क्योंकि अगले ही शॉट में हमें दिखाया जाता है कि एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर वॉल को पार करके बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। जब एलिस और क्रिस्टल खाना खाने बैठते हैं तो एलिस कहती है कि हमें किसी भी तरह से उस शिप तक पहुंचना होगा, तभी हमारी जान बच सकती है। इसमें क्रिस्टल कहती है हमारे पास एक रास्ता है और वो ही हमारी मदद कर सकता है। एलिस शॉक हो जाती है, वो कहती है कौन कौन हमारी मदद कर सकता है। फिर लूथर उसे बिल्डिंग की जेल में ले जाता है जहाँ एक कैदी होता है और वो अपना नाम क्रिस बताता है। क्रिस शुरू में काफी वियर्ड बिहेव कर रहा था। वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक सोल्जर हुआ करता था जिसकी टीम उसे वहीं छोड़कर चली गई, लेकिन वो वहाँ जब से फंसा था तब वो वहाँ लोग आते हैं, यानी कि लूथर और क्रिस और एलिस वगैरह, तो वो उसे कैदी समझने लगते हैं। लेकिन वो असल में एक सोल्जर है, कोई कैदी नहीं। एलिस उससे कहती है कि वो उसकी बातों पर क्यों भरोसा करे, जिसमें क्रिस उससे कहता है कि तुम्हारे पास और कोई भी चारा नहीं है, सिर्फ क्रिस ही है जो उन सबको वहाँ से जिंदा सही सलामत बाहर ले जा सकता है। लेकिन एलिस उस पर जरा भी भरोसा नहीं करती। अब क्योंकि काफी देर से एलिस वहाँ थी तो लूथर उसे बाथरूम लेकर जाता है ताकि वो वहाँ फ्रेश हो सके। लेकिन तभी बाथरूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उसी मॉन्स्टर की होती है जो कुछ समय पहले दीवार क्रॉस करके आया था। एलिस और भी ज्यादा घबरा जाती है। जब वो उस आवाज का पीछा करती है तभी उसे दिखाई देता है कि एक आदमी जिसका नाम वेंडल है वो उसे काफी देर से घूर रहा था। अब वो क्यों घूर रहा था ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। एलिस तो बच जाती है, लेकिन जब दूसरा मॉन्स्टर वेंडल पर अटैक करता है तो वो जिंदा नहीं बच पाता और उसे गुफा में ले जाता है। वो गुफा एक गहरी सीवेज की होती है जो बिल्डिंग को सीधे समुद्र से जोड़ती है जहाँ आर्केडिया शिप है। लेकिन इनके पास प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से किसी को भी उसका रास्ता नहीं पता था। लेकिन क्रिस वहाँ का रास्ता अच्छे से जानता था क्योंकि वो वहाँ का एक सोल्जर हुआ करता था। तभी एलिस, क्रिस्टल, किम और क्लेयर ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें क्रिस को किसी भी तरीके से बाहर निकालना ही होगा अगर उन्हें वहां से जिंदा बचना है तो वो सभी क्रिस को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब क्रिस बाहर आता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्लेयर को देखकर, और वो शॉक इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लेयर उसकी बहन थी, यानी कि बहन हुआ करती थी। और यही बातें वो उन सबको बताता है, और ये जब बातें वो उन सबको बताता है
तो उस पर कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता है तो सब उस पर यकीन करने लगते हैं। अब सब कुछ रेडी था, लेकिन एक ही दिक्कत थी कि आखिर वो इन सब के बीच से बाहर कैसे निकलेंगे। तो उसका भी रास्ता क्रिस के पास था। उसने बताया कि बिल्डिंग के गैराज में एक बड़ी सी व्हीकल रखी है जिसमें तकरीबन 20 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और वो आसानी से इनके बीच से आराम से निकल सकते हैं। पर जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जब क्रिस व्हीकल को चेक करता है तो वो देखता है कि उसका इंजन बाहर निकला हुआ है, तो उसे दोबारा से उसे ठीक करना होगा, जिसमें काफी समय लग सकता है। इतना सुनते ही प्रोड्यूसर उससे गोली मार देता है, जो कि काफी शॉकिंग सीन था। प्रोड्यूसर इतना काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। तब उसे याद आता है कि बिल्डिंग की छत पर एलिस का प्लेन रखा हुआ है। वो तुरंत ही उस प्लेन के ऊपर भागता है और उसमें बैठ जाता है और वो वहां से भाग जाता है। और ये पूरा नजारा एलिस और उसकी टीम देखती रह जाती है। लेकिन इतने सारे लोगों से निपटने के लिए उन्हें काफी सारे हथियार की जरूरत होती है। तब क्रिस उन्हें बताता है कि जब वो यहाँ आर्मी में तैनात था तो उनकी टीम काफी सारे बंदूकें बेसमेंट में छिपा कर रखती थी, ताकि कभी समय आए तो वो उनका इस्तेमाल कर सके। और अब समय आ चुका है ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके। एलिस, क्रिस्टल और क्रिस बेसमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि बेसमेंट में तो पानी भरा हुआ है, तो उन्हें पानी के अंदर से उस कमरे तक जाना होगा। वो एक एक करके पानी के अंदर जाकर उस कमरे की ओर तैरते हैं। लेकिन जब वे उस कमरे की ओर जा रहे होते हैं तब हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक अजीब सी चीज उनका पीछा करती है। लेकिन जैसे तैसे करके एलिस और क्रिस पानी के बाहर उस बेसमेंट वाले कमरे में आ जाते हैं जहाँ बंदूकें रखी होती है। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल पानी से बाहर आती है तो पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, जिसके चलते क्रिस्टल की वही मौत हो जाती है। लेकिन एलिस और क्रिस ज़्यादा पैनिक नहीं करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं उस रूम की तरफ जहाँ काफ़ी सारे बंदूकें रखी होती है। जैसे ही उन्हें वो गन्स मिलती है वो तुरंत ही वहाँ से बाहर आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो प्रोड्यूसर पहले ही प्लेन लेकर भाग चुका होता है। जब वो बिल्डिंग में होते हैं तभी चारों तरफ से ज़ॉम्बी अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो फिर से पैनिक नहीं करते और अपनी गन से सभी को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो वहाँ से भाग जाते हैं और बिल्डिंग के वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पास एक सिंक होता है जो सीधे सीवेज से जुड़ती है और वो वहाँ से आसानी से आर्केडिया तक पहुँच सकते हैं। वो जैसे ही वॉशरूम में जाते हैं तो पहले लूथर उस सिंक से जाता है, फिर क्रिस। लेकिन जैसे ही किम वहाँ से जाने वाला होता है तभी पीछे से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर किम पे अपनी बहुत ही बड़ी एक्स चलाता है और उसी वक्त किम की 2 टुकड़े हो जाते हैं। और वहाँ हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेल कोरियोग्राफ्ड फाइट सीक्वेंस और वो पूरा सीन काफी फैसिनेटिंग था। क्लेयर और एलिस दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर के साथ मुकाबला करते हैं और उसे मार गिराते हैं। फिर क्लेयर और एलिस भी उस सिंक से नीचे चले जाते हैं और एक एक करके क्रिस, क्लेयर और एलिस नीचे उतरते हैं। लेकिन ऐसे ही लूथर नीचे उतरने वाला होता है उस पर भी पीछे से कोई अटैक करता है और यहाँ से लूथर भी मारा जाता है। ऐसे कर करके अब तक सिर्फ 3 ही लोग जिंदा बच पाते हैं और वो ही क्रिस, क्लेयर और एलिस। और वो तीनों ही जिंदा सही सलामत वहां से भाग जाते हैं और निकल पड़ते हैं आर्केडिया की ओर एक स्पीड बोट में। जब क्रिस, एलिस और क्लेयर उस शिप में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जिस प्लेन को प्रोड्यूसर लेकर भागा था वो क्रैश हो चुका होता है और वो समझते हैं कि प्रोड्यूसर मारा गया। फिर वो शिप के अंदर जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई भी जिंदा तो नहीं बचा। जब वो सारे सिस्टम्स को चेक करते हैं तो उन्हें काफी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो देखते हैं कि अभी भी शिप में करीबन 2000 लोग जिंदा बचे हुए हैं। वो जल्द से जल्द लोगों को ढूंढते हैं ताकि वो उन सब की जान बचा सके। वो शिप के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ सभी कंटेनर रखे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र कंटेनर की एक एम्बलम पर पड़ती है वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो एम्बलम और किसी का नहीं बल्कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का होता है। वही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन जो इन सारी चीज़ों का जड़ है। फिर धीरे से उसका दरवाज़ा खुलता है, अंदर से काफ़ी तेज़ रोशनी आ रही होती है। एलिस और क्लेयर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पास में ही एक टैबलेट होता है जिसमें वहाँ मौजूद सभी विक्टिम्स की जानकारी होती है और उसमें से होती है एक केमार्ट जिन्हें वो सबसे पहले ढूंढते हैं। फिर अचानक ही उनके सामने कुछ कैप्सूल्स बाहर आते हैं जिनमें सभी विक्टिम्स की बॉडी होती है। उसी में से एक होती है केमार्ट जिन्हें वो जल्द से जल्द बाहर निकालते हैं। लेकिन काफ़ी सारी कैप्सूल्स में से बॉडी होती ही नहीं है, बल्कि उनकी जगह काफ़ी सारे ब्लड ट्रेसेस होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे उनकी बॉडी ब्लास्ट हो गई हो। इन सबको देखते हुए एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें एलिस अकेले ही अंदर जाती है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि काफ़ी सारे मिलिट्री व्हीकल्स वहाँ पहले से ही मौजूद थे, जैसे कि चॉपर्स, टैंक्स और भी बहुत कुछ। तभी कुछ समय बाद एक इंसान वहाँ से सामने आता है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन वेस्कर होता है। जी हाँ, वही चेयरमैन वेस्कर जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का कर्ता धर्ता है। वो कहता है, एलिस, तुम्हें ढूंढना हमारे सैटेलाइट्स के लिए काफ़ी आसान था। हम तुम्हें हर जगह ढूंढ सकते हैं, तुम जहाँ जाओगी हमें पाओगी। तभी पीछे से प्रोड्यूसर आता है बेनेट, जिन्हें एलिस मरा हुआ समझ रही थी। वो जिंदा होता है और कहता है अपनी बंदूकें फेंक दो। एलिस अपनी सारी बंदूकें फेंक देती है
और पूछती है एलिस से उन्हें क्या चाहिए। तब वेस्कर कहता है कि जब प्लेन क्रैश हुआ था तब उसने टी वायरस लिया था और अपनी जान बचा ली थी, लेकिन उस वायरस ने इसके सारे शरीर को अधमरा कर दिया, जिसके कारण इसे एलिस का डीएनए चाहिए ताकि वो फिर से अपनी आसान जिंदगी में आ सके। तभी एलिस अपनी बातों पे वेस्कर को उलझा कर रखती है और मौके का फायदा उठाती है और बेनेट पर अटैक करती है। फिर एक कूल फाइट सीक्वेंस हमें सभी के बीच देखने को मिलता है, जिसमें वेस्कर एक साथ क्रिस और क्लेयर के साथ लगा होता है, वहीं दूसरी तरफ एलिस वेस्कर के डॉग्स के साथ। लेकिन जब वेस्कर अपनी चालाकी दिखाता है तो वो एक साथ क्रिस और क्लेयर को कैप्सूल की ओर फेंक देता है और दोनों कैप्सूल में बंद हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एलिस एक साथ उन दोनों डॉग्स को मार देती है। इतने में बेनेट वहां से भागने की कोशिश करता है और तुरंत ही केमार्ट आ जाती है और बेनेट को वहीं तुरंत मार देती है। लेकिन वेस्कर को मारना इतना आसान नहीं था और सिर्फ एक गोली से मारना तो और नामुमकिन। एलिस अपना दिमाग लगाती है, वेस्कर को अपने शॉटगन से मारती है। शॉटगन में ये खासियत थी कि वो अपने शॉटगन में काफी सारे कॉइन्स जमा कर रखती थी, जिससे वो जैसे ही शॉट करती थी तो काफी सारे कॉइन्स एक साथ निकलते थे, जिसकी वजह से उसके सामने जो भी होता था उसकी इंस्टेंट मौत हो जाती थी। और वेस्कर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, उसकी भी इंस्टेंट मौत हो जाती है। और एलिस जल्द ही उस टैबलेट की मदद से क्लेयर और क्रिस को बाहर निकालती है। जैसे ही क्रिस और क्लेयर बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वेस्कर फिर से उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इस बार कोई कसर नहीं छोड़ते और उससे वही एक बार एक ही शूट में मार देते हैं। और उसी बार में वेस्कर पूरी तरह से मारा जाता है ऐसा लगता है, लेकिन वो फिर से बच जाता है। कुछ समय बाद एलिस सभी को कैप्सूल से बाहर निकालती है और सभी की जान बचाती है। अब तक सब सही चल ही रहा था, लेकिन फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई प्लेन उड़ रहा हो। वो समझ जाती है कि शायद ये वेस्कर ही है और वो अब भी जिंदा हो। और कुछ समय बाद वैसा ही होता है, वेस्कर सचमुच में जिंदा होता है और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन इस बार उसकी मौत निश्चित थी, क्योंकि ये सारी चीजें एलिस पहले से ही जानती थी और हो ना हो वेस्कर भागने की कोशिश करेगा, इसलिए वो पहले से ही उस प्लेन में बॉम्ब फिट कर देती है। और जब वो प्लेन उड़ाता है तो वो बॉम्ब फट जाता है और इस बार वेस्कर की तथाकथित मौत हो जाती है। और यहाँ से सारी चीजें स्थिर होना शुरू होती है। एलिस ऐलान करती है कि वो आर्केडिया से है और यह जगह सुरक्षित है और वह उन सबको खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। इतना अनाउंस होते ही बहुत सारी प्लेन उनकी तरफ आने लगती है, जैसे कि उन पर कोई अटैक होने वाला हो, जो बताता है कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन अब भी उनके पीछे पड़ी हुई है और उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। और यहाँ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू मूवी के साथ।